हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें सबसे पहले हम एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब एक्सचेंज कहाँ होता है? दो जगह पे हो रहा है, एक लंग्स और ब्लड के बीच में शुरू में हो रहा है, दूसरा टिश्यू और ब्लड के बीच में हो रहा है। अभी पहले हम देखते हैं जो लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है या एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है। इसमें पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, जो 0.2 mm से भी जिसकी कम विड्थ होती है, और उसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई थी उसकी एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, नेक्स्ट होती है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। जो ब्लड की जो एपिथेलियम होती है, सॉरी ब्लड कैपिलरीज की जो एपिथेलियम होती है उसे ही एंडोथीलियम बोलते हैं। तो एक एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई हो गई, एक एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज हो गई, और उनके बीच में एक जो थिन मेम्ब्रेन रहती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 मेम्ब्रेन से मिलकर हमारी लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको ये तीनों लेयर मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे कि जब 1 mm Hg का प्रेशर हो, ठीक है, 1 mm Hg के प्रेशर पे जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है, यानी कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इससे 1 मिनट में कितनी गैस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर मिनट ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 1 mm Hg, ठीक है। ये हो जाती है हमारी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 फैक्टर्स हमें बताने हैं। सबसे पहला है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? एक जगह पे ज्यादा प्रेशर है, एक जगह पे कम प्रेशर है, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस होगा वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट होना जरूरी है, उसके बिना जो है डिफ्यूजन नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और किस तरीके से डिपेंड करेगा इस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतनी ज्यादा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मीडियम। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन कैपेसिटी के। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी गैस उतनी जल्दी और ज्यादा अमाउंट में डिफ्यूज कर पाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये भी हम लॉजिक से सोच सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के। क्यों? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा अमाउंट में जो गैसेज हैं वो डिफ्यूज कर पाएगी, लेयर को क्रॉस कर पाएगी, ठीक है। तो जो एरिया है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में हो गया। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ये ध्यान रखना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उसको डिफ्यूज करने में या लेयर को पार करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए जो मॉलिक्यूलर वेट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट आता है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब सिंपल सी बात है यार, जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतनी आसानी से कोई भी सब्सटेंस उसमें से पार हो जाएगा, ठीक है। और जितनी मोटी मेम्ब्रेन होगी, जितना मोटा उसके बीच में हम हर्डल लगा देंगे उतनी कम गैस पास हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसका भी रिलेशन जो है इन्वर्स हो जाएगा, थिकनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो गए जो हमें आसानी से समझ में आ गए हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस के फॉर्म में इनको हम लिख देंगे। अब आते हैं आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच में, उस पे वहां क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो टिश्यू में ज्यादा है, ब्लड में कम है, ठीक है। टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो है 45 से 46 mm Hg, मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है। ब्लड में है 40 mm Hg, मतलब ब्लड में प्रेशर कम है। तो जो CO2 है वो टिश्यू से ब्लड की तरफ चले जाएगी। तो यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ड्राइव कर रहा है CO2 को टिश्यू से ब्लड में। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि लंग्स के पास एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में कैसे एक्सचेंज हो रहा था, और टिश्यू और ब्लड के बीच में कैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो ये छोटा सा हमने समझ लिया। नेक्स्ट इस टॉपिक में एक्सचेंज में 2 चीजें आती है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो और रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है CO2 आउटपुट अपॉन ऑक्सीजन इनटेक, मतलब कि जितनी CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसके मुकाबले में ऑक्सीजन इनटेक कितना हुआ। CO2 का आउटपुट अपॉन ऑक्सीजन का इनटेक, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। अब ये हम फूड पे डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन है या फैट है, उसके हिसाब से जो R की वैल्यू है, यानी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो की जो वैल्यू है वो डिफर करती है, ठीक है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसके लिए वैल्यू होती है 1, मतलब जितनी CO2 बाहर निकलेगी उतनी ही ऑक्सीजन हमने ली, ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है 1। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए है 0.8 से 0.9, और फैट के लिए होता है 0.7, ठीक है। अब इसको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट के लिए याद रह जाता है 1, सिंपल।
प्रोटीन, प्रोटीन पी जो होता है उसको उल्टा कर दो तो 9 बन जाएगा, तो वो 0.9 याद रह जाएगा आसानी से। फैट के लिए एफ को उल्टा कर दो 7 बन जाएगा, तो 0.7। इस तरह से इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है। तो ये हमें समझ में आ गया कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का भी अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो यही होगा, CO2 आउटपुट अपॉन ऑक्सीजन इनटेक। पर इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो होता है ना R, ये नेट CO2 आउटपुट अपॉन नेट CO2 इनटेक, मतलब जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पूरी कहीं ना कहीं कंज्यूम भी तो हो रही है, ठीक है, और जितनी CO2 भी बाहर आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत उसका कंजम्पशन भी हो रहा होगा, ठीक है, बाकी का एक्सेल कर देते हैं हम लोग। तो जो नेट बच रहा है, नेट CO2 जितनी ली और नेट CO2 जितनी बाहर निकाली, ठीक है, उसका रेशियो होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। और रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? इसमें नेट वर्ड हट जाता है, ये होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटेक। अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जितनी भी CO2 बाहर निकली अपॉन जितनी ऑक्सीजन का इनटेक था, वो टोटल अगर लें तो वो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हो जाता है। और अगर जितना भी कंजम्पशन वगैरह हुआ वो सब हटा हटो के नेट का देखें तो नेट CO2 आउटपुट अपॉन नेट ऑक्सीजन इनटेक अगर आएगा तो वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो होता है। ठीक है, ये इनका छोटा सा डिफरेंस है। अब ये था हमारा एक्सचेंज का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, उसे समझ लेते हैं। हाँ जी, एक छोटी सी चीज़ उसमें छूट गई थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि पूरे ब्लड में और एल्वियोलाई में, एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 और ऑक्सीजन का, उसकी एक टेबल है जो आपको याद करनी पड़ेगी। वो MCQ वाइज और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, तो वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे।